बॉन्ड पैरामीटर्स अपन ने स्टार्ट किया था टॉपिक, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया गया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आते हैं उसमें नीट में, बॉन्ड एंगल से, बॉन्ड स्ट्रेंथ से, ठीक है, बॉन्ड लेंथ से, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इन चीजों को अपन डिटेल में समझते हैं। पहले बॉन्ड एंगल के बारे में समझते हैं। देखो मैंने कुछ चीजें एनसीईआरटी से लिख रखी है। क्यों लिखी है? अगर लिख के आपको समझाऊंगा तो समझाने में ज्यादा समय दे पाऊंगा, ठीक है। इसलिए पॉइंट्स एनसीईआरटी से निकाल के सारे पॉइंट एनसीईआरटी के कंक्लूड कर दिए, ठीक है। अब मैं बताता हूं बॉन्ड एंगल क्या होता है। पहले सिंपल डेफिनेशन होती है बॉन्ड एंगल की, एंगल बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड्स पेयर। जो बॉन्ड पेयर है एडजेसेंट वाले, उनके बीच का जो एंगल है, जैसे मैं बात करूं, मैंने लिया ए, इससे जुड़ा हुआ है ये बी, ये बी। अब इन दोनों बॉन्ड्स के, इन दोनों एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल है, यही तो बॉन्ड एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो बेसिक बात यही है। एनसीईआरटी में इसको एक मॉडिफिकेशन के रूप में लिख रखा है। उसको बोला हुआ है कि ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर और उसकी डेफिनेशन के रूप में लिख रखा है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रखेंगे, देखो ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हो उनको तो बॉन्ड ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब तो क्या हो गया? बेसिकली बॉन्ड हो गया। समझ में आई बात? अराउंड द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल या आयन, ठीक है। तो किस किस के बीच में, यानी बॉन्ड्स के बीच का ही एंगल है। ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, अरे भाई ये ए है और बी है, इनके ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रख रहे हैं, तो मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर से ही तो आपका बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड की डेफिनेशन के रूप में है, बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। समझा? उसने डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बोला। अगर इसकी जगह अपन ऐसे लिख दें कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। मतलब ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब ही क्या है? बॉन्ड है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए इसको लिखता तो टाइम ज्यादा लगता, आपको डायरेक्ट समझा दिया, ठीक है। जस्ट अभी लिखाई ये चीजें। देखो जो बॉन्ड एंगल है ना, उसको सब जानते हो, अपन डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में डिनोट करते हैं कि कितना एंगल है, 180 डिग्री है, 109.5 डिग्री है, ठीक है, डिग्री में। और बॉन्ड एंगल को मापते किससे हैं? देखो हर चीज बॉन्ड लेंथ वगैरह, आप ये सोचो कि ऐसे सिंगल बॉन्ड बना हुआ नजर नहीं आता, ये एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई नजर आती है आपको। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं, इसको मापते किससे हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर बॉन्ड्स को देखते हो ना, तो आपको एक जैसे छोटे छोटे टिप 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 ऐसे मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, जैसे कोई बॉन्ड है। अब ये ऐसा कैसे दिखेगा? मान लो इस बॉन्ड को देखोगे ना, तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे बिखरी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखेगी, ठीक है। और फिर आप बॉन्ड एंगल माप पाओगे। यानी बॉन्ड आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में दिखता है, ऐसे सिंगल बॉन्ड ऐसे बना हुआ नहीं दिखेगा, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखती है उसकी, ठीक है। तो इसको अपन मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप मेथड, ठीक है। यानी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, इनसे अपन मेजर करते हैं इनको, ओके, क्लियर बात। बॉन्ड एंगल के बारे में सिंपल सी चीज पता होगी। पर सर क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका कि दो स्पीसीज देगा और उनमें पूछेगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका कम है, या तीन स्पीसीज दे देगा और ऐसे पूछेगा कि इनको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड एंगल के या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल आप सेट करो। तो ऐसे के लिए एक सिंपल तरीका है बॉन्ड एंगल देखने का। मैंने आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ाई। वेस्पर थ्योरी में आपको किसी मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखना और मॉलिक्यूल का टाइप लिखना बताया था। एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये चीज, ठीक है। हाँ, तो मैंने एक टाइप बताई थी आपको, क्या? AB2L0 और AB2L3, यानी दो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0। अगर दो बॉन्ड हो और लोन पेयर 3 हो
तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, यानी लीनियर होता है। AB2L0 ये 180 बॉन्ड एंगल होता है, और 180 बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है। कोई भी स्पीसीज अगर आपको AB2L0 या AB2L3 टाइप की मिल जाए, कौन सी? AB2L0 या AB2L3, यानी तीन लोन पेयर लग जाएंगे और दो बॉन्ड पेयर होंगे, तो वो लोन पेयर कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल हो गया हुआ उसका इफेक्ट, तो 180 डिग्री रह जाएगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसमें लोन पेयर और ऐसे बॉन्ड पेयर, तो ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, सारी चीजें मैंने वेस्पर में ये इनसे बना के बताई हुई है ना स्ट्रक्चर्स। तो अब एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वेस्पर वाला लेक्चर और उससे सेकंड लेक्चर वो जाके देखो, उसमें बहुत डिटेल में बताई हुई है वेस्पर में मैंने। ये हो गया। अगर बॉन्ड एंगल देखना है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले दिमाग में यह आना चाहिए कि क्या ये मॉलिक्यूल AB2L0 या AB2L3 है क्या? अगर ऐसा है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। क्यों सबसे ज्यादा? तो 180 डिग्री होता है, मतलब इनका होगा। ठीक है सर, और जिनमें मतलब AB2L0 सबका 180 डिग्री यानी बॉन्ड एंगल बराबर हो गया भाई, AB2L0 और AB2L3 का। पहली बात, पहला स्टेप ये करना है, बॉन्ड एंगल मापते टाइम स्टेप चलना है, जो स्टेप बता रहा हूं वैसे की वैसे। पहले आप AB2L0 और AB3L0 पहले स्टेप में चेक कर लोगे। दूसरा स्टेप आओगे आपको ये मान लो और दूसरे दे रखे हैं कंपाउंड, AB2L0 और AB2L3 के अलावा और दूसरे कंपाउंड दे रखे हैं, तब आप चेक करो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो जितने परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे उतना ही एंगल बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझाई हुई है कि जो एस है, एस के पास तो एंगल बहुत ज्यादा होता है, पी के पास होती है डायरेक्शन। तो अपने को बॉन्ड एंगल देखना है, एंगल देखना है तो जितने ज्यादा एस होंगे, एस करेक्टर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज है। ठीक है, समझ में? यानी जितने ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो एस करेक्टर sp, sp2 और sp3 में बहुत बार बता चुका, एस करेक्टर किस में ज्यादा? इसमें 50% है ना, इसमें 33% है, और sp3 में कितने हैं? 25% परसेंटेज एस करेक्टर। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर sp में, फिर sp2 में, और सबसे कम sp3 में। तो बॉन्ड एंगल भी किस में ज्यादा होगा? sp का ज्यादा होगा, sp2 का, sp3 का। सबका बॉन्ड एंगल भी बताया हुआ है मैंने, है ना। बहुत इनके बारे में तो बहुत बार चर्चा कर ली अपन ने। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे आ जाओगे, यानी जिसका हाइब्रिडाइजेशन आपको sp मिले उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, sp2 का और कम, sp3 का उससे कम। ठीक है, ये बात होगी। सेकेंड स्टेप ये कर लोगे। अगर सर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तब क्या करें? तब आपको एक दिमाग लगाना है, आपको देखना है कि जो सेंट्रल एटम है, अब सेंट्रल एटम कौन सा? जैसे ये मॉलिक्यूल की बात की ना मैंने, ये तो है आपका सेंट्रल एटम, और ये दोनों है साइड एटम। ऐसे का मतलब साइड एटम। ठीक है, और ये है आपका सेंट्रल एटम, बीच में है जो। तो आपको देखना है कि जो सेंट्रल में एटम है, उस सेंट्रल एटम पे क्या कोई लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस से चलना। सबसे पहले AB2L0 देखना, AB2L3 देखना, नहीं है हाइब्रिडाइजेशन पे आना। हाइब्रिडाइजेशन में भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई, सेम है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद में देखना सेंट्रल एटम पे लोन पेयर। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है या लोन पेयर एब्सेंट है, यही कंडीशन हो सकती है भाई, लोन पेयर या तो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। अगर लोन पेयर एब्सेंट है सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर एब्सेंट है, तो आप क्या चेक करोगे? हाइब्रिडाइजेशन देख लो। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर एब्सेंट है, और जो साइड में जो एटम्स लगे हुए हैं ना वो सेम है, तो सभी का बॉन्ड एंगल सेम होगा। ये भी ध्यान रख लेना। अगर लोन पेयर एब्सेंट है और साइड में जो एटम्स लगे हुए हैं वो सेम है, या इनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? सेम होगा सबका। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, यहां पे इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे BF3, अपन बात करें BCl3, BCl3 और BBr3। अब देखो BF3 तीनों F सेम है, BCl3 तीनों क्लोरीन सेम है, BBr3 तीनों ब्रोमीन सेम है।
लोन पेयर ब्रोमीन पे, ये जो बोरोन है उस पे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन भी इनकी सेम है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करोगे? हाइब्रिडाइजेशन देख, ये क्या कौन से फॉर्मेट में है? ये AB3L0, ठीक है, AB3L0, तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2, सारे ही sp2 है, ध्यान रखना, सारे ही तीनों BF3 BCl3, हाइब्रिडाइजेशन सेम। अब देखो लोन पेयर क्या है? लोन पेयर भी आपका यहाँ पे 0 है, लोन पेयर 0 होगा तो चेक करना है अब क्या कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और साइड में जो एटम्स लगे हुए हैं वो भी सेम है, तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो मैं ये यहां पे ऐसे लिख सकता हूं BF3 इक्वल टू BCl3 इक्वल टू BBr3, यानी बात कर रहा हूं यहां पे बॉन्ड एंगल की। BA का मतलब है बॉन्ड एंगल, सभी में सेम हो गया। चलो सर, लोन पेयर एब्सेंट वाला तो केस हो गया। अब अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तब क्या कंडीशन हो सकती है? अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा किस पे? सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। यहां पे अगर मान लो लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या कंडीशन होगी? देख, ऐसी कंडीशन है A, ये B और ये B, अगर इस पे लोन पेयर आ रहा है तो ये लोन पेयर देखो सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर में, फिर उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन होता है किसमें? बॉन्ड पेयर में। तो ये देखो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ में रिपल्सन करेगा, इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, तो यानी ये कैसा होगा भाई साहब? ये लोन पेयर इस को क्या कर देगा? बॉन्ड एंगल को, इस थीटा को कम कर देगा ना, इसको इधर दबाएगा। अरे ये ऐसा है, ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है तो इनको क्या कर देगा? दबा देगा, तो ये एंगल कम हो गया ना। तो नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा। चीज समझा दी तुम्हारे को? ठीक है ना? हाँ, लिखने से फायदा तो है यार, टाइम जल्दी जल्दी हो जाती है चीजें और समझाने का टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ओके, यहां से समझाए चीज। फॉर एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल भी मैं अगर बताऊं तुम्हारे को, देखो यहां पे लिख देता हूं लोन पेयर प्रेजेंट एंड सेंट्रल एटम, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की बात करता हूं मैं, जैसे CH4 की बात कर लूं, NH3 की बात कर लूं, NH3 में एक लोन पेयर है, और एक बात कर लूं मैं जैसे H2O में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। अब देखो सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? सेम है, sp3। देखो सभी का क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसको यहां पे समझाता हूं, डिटेल में ही समझाता हूं इसको। देखो कैसे चेक करोगे। आपके पास आ गया जैसे CH4 आ गया, NH3 आ गया और H2O आ गया, ये आ गया। आपको देखना है बॉन्ड एंगल, ठीक है। सबसे पहले वेस्पर के द्वारा इसका वो निकाल लो कि कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं, ठीक है, ये चीज कर लोगे। ओके, तो देखो जैसे मैं CH4 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? AB4L0 लोन पेयर नहीं है। NH3 की बात करूं तो ये हो जाएगा AB3, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ये हो जाएगा AB2L2, ठीक है। ओके सर, मतलब इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम। तब आप लोन पेयर एट सेंट्रल एटम चेक करोगे। अब सेंट्रल एटम पे देखो, यहां पे 0 लोन पेयर है, यहां पे 1 लोन पेयर है, बना दिया, यहां पे 2 लोन पेयर है। जितने ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जितने लोन पेयर ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल कम, तो CH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा, NH3 का कम और H2 का उससे भी कम हो जाएगा। अब बॉन्ड एंगल देखो CH4 का कितना होता है, मैं लिखूं यहां पे, लिख ही देता हूं। CH4 का होता है 109.5 डिग्री, बहुत बार बताया हुआ है ये चीज तो ना, 109.5 डिग्री। अमोनिया NH3 अगर एक लोन पेयर आ जाता है ना, लगभग 2.5 डिग्री कम हो जाता है, 2.5 डिग्री लेस हो जाएगा, तो ये हो जाता है 107 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं। H2O में, वाटर में सबको याद होगा 104.5 डिग्री। पहले तो जो हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाया जाता था उसमें बहुत डिटेल में देखते थे अपन सब, हाइड्रोजन H2O2 इनका बॉन्ड एंगल वगैरह, पर
पता तो है, मैंने बताया हुआ भी है H2O का 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है H2O का। तो देखो सबसे ज्यादा किसका है, CH4 का, फिर NH3, फिर H2O। तो मैंने भी तो यही ऑर्डर निकाला, ये तो वैल्यू है, मैंने तो इस तरीके से निकाला ना, ये कॉन्सेप्ट से। अब सर एक चीज और, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है सर तो अपन लोन पेयर चेक कर लिए, अगर सर लोन पेयर सेम हो जाए तब क्या होगा, अगर लोन पेयर भी सेम हो जाए तब नेक्स्ट कंडीशन पे जाओ, आप देखो साइज ऑफ सेंट्रल एटम, अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम सेम है तब आप आ जाओ साइज ऑफ साइड एटम। ठीक है, क्लियर बात। यानी अगर नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है तो आप सेंट्रल एटम की साइज देख लो या जो सराउंडिंग एटम है उसकी साइज देख लो, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी। देखो अगर ये सेंट्रल एटम साइज बढ़ाएगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, अगर ये साइड एटम, देखो सेंट्रल एटम ने साइज बढ़ाई तो बॉन्ड एंगल तो कम होगा, अगर अगर ये हो जाए कि जो साइड एटम है उनकी साइज बढ़ा दी जाए तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। भाई साइड में जो लगे हुए एटम्स हैं ये आपस में रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। अगर सेंट्रल एटम की साइज बढ़ा दी जाए, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ा दी जाए और साइड में दो छोटे छोटे साइड एटम लगा दिए जाए तब बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा भाई। ठीक है, ये चीज तो ऑब्वियसली है, समझ में आई होगी, मैंने ये चीज लिखी है, आपको इस कॉन्सेप्ट से भी इसको समझा दिया। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। EN से बताते हैं कुछ टीचर इसको, देखो EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज की इनवर्सली है, तो EN बढ़ेगी, देखो साइज बढ़ी तो EN घटेगी, EN घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। तो पर साइज वाला सिंपल फैक्टर आपको याद रहता है तो साइज वाले से कर लो, EN वाले से भी कर सकते हैं जनरली इसको ना, पर मैंने जो ये सीक्वेंस बताया सीक्वेंस फॉलो करो तब आंसर जल्दी जल्दी क्विक आंसर आएंगे। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं इस पे। देखो AB2L0 AB3L3 है, सबसे पहले चेक करो, इनका तो एंगल 180 डिग्री होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है सर, ये नहीं है तो आप हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाओ, sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। क्लियर बात, ओके सर। अगर हाइब्रिडाइजेशन ही सेम है तब आप आ जाओ लोन पेयर है या नहीं है सेंट्रल एटम पे। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है और जो सराउंडिंग में एटम्स लगे हुए हैं किसी एक मॉलिक्यूल से, वो सात तीनों या चार जो लगे हुए हैं सारे सेम है तो बॉन्ड एंगल भी सेम होगा। अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, सेंट्रल एटम पे जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, क्योंकि लोन पेयर रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल को कम कर देगा। ठीक है, अगर लोन पेयर सेम है तब क्या कंडीशन हो सकती है सर, लोन पेयर सेम है तब आप साइज देखो सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम की साइज ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, अगर साइड एटम की साइज ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर बात, यानी साइड एटम की साइज बढ़ेगी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्लियर बात। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट कर लो। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने बताया सबसे पहले आप AB2L0 देखोगे, फिर है ना AB2L3 देखोगे, इनका एंगल 180 डिग्री होता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, sp का ज्यादा, sp2 का उससे कम, sp3 का सबसे कम। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर देखोगे, लोन पेयर भी अगर सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है एब्सेंट है उसके साथ देखोगे, अगर प्रेजेंट है तो फिर आगे चलोगे, लोन पेयर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। अगर लोन पेयर भी सेम हो जाए तो सेंट्रल एटम और साइड एटम की साइज चेक करोगे। क्लियर बात। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया CO2 और एक लूं जैसे SO2 ले लेता हूं। ठीक है, CO2 और SO2, सबसे पहली चीज आप देखो उसका टाइप लिखो मॉलिक्यूल का, तो CO2 क्या हो जाएगा AB2L0 है ना, और SO2 क्या हो जाएगा AB2, एक लोन पेयर है ना इसमें, AB2L1। अब जिसको ये लिखना नहीं आ रहा ना, वेस्पर थ्योरी जाओ वहां पे देखो आराम से पूरी डिटेल में बताया हुआ कितने बॉन्ड पेयर होते हैं कितने लोन पेयर होते हैं। ये B का मतलब है बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड, और L का मतलब है कितने लोन पेयर है, वो लिखता हूं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो AB2L0 और AB2L1,
मैंने सबसे पहली ही शर्त ये थी, यहां पे बताया था कि AB2L0 थीटा 180 डिग्री, इसका तो थीटा 180 डिग्री हो गया मैक्सिमम। AB2L1 एक लोन पेयर आ गया तो थीटा कम होगा, यानी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा CO2 का। क्लियर बात। जैसे एक एग्जांपल और लिखो, जैसे मैं बात करूं SO2 का ले लूं। अब देखो इसी SO2 से करते हैं अपन, SO2 और SO3 का ले लो। सबसे पहले उसका टाइप लिखो SO2 में एक लोन पेयर है, यानी AB2L1, अभी बताया ना AB2L1 है। SO3 में क्या हो जाएगा, कोई लोन पेयर नहीं है, AB3L0। अब देखो सर ये तो कोई अपने को वो चीज नहीं मिल रही, मैंने ये बताया था तुम्हारे को कि AB2L0 एंड AB2L3, ठीक है। AB2L3 का थीटा 180 डिग्री होता है, अगर ये हो ठीक है, इसमें ये नहीं है। इसके बाद में मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे इसके बाद में, यानी sp का बॉन्ड एंगल ज्यादा sp2 से और sp3 का सबसे कम हो जाएगा। ये भी अगर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो सेंट्रल एटम पे आप लोन पेयर चेक करोगे, सेंट्रल एटम पे क्या चेक करोगे, लोन पेयर। यही तो ऑर्डर आ रहा था। अब देखो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जोड़ लो, कितने सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, कितने सिग्मा है और कितने लोन पेयर है, उनको जोड़ लो और उसके अनुसार करो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे भी 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गई sp2। अब लोन पेयर देखो, सेंट्रल एटम पे, इस सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो एक चीज बताई थी कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल को कम कर देता है, ठीक है, ये चीज बताई। तो लोन पेयर आया तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम, तो SO3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन करोगे। जैसे एक क्वेश्चन और करवाऊं मैं, लू जैसे BF3 और BeCl2 ले लेते हैं, है ना, BeCl2। अब बताओ कौन सा टाइप है, BF3 कौन सा है, AB3L0 और BeCl2 क्या है, AB2L0। अब AB2L0 तो आपको थीटा 180 डिग्री यहीं पे दिख गया, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। AB2L0 ठीक है, इसका AB3L0 है, AB2L0 का तो थीटा 180 होता है, इसका तो थीटा 180 यानी मैक्सिमम है, तो ये हो गया बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई क्या आपको, भाई इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा मैंने जो कॉन्सेप्ट बताई है ना उस पे काम करना है। जैसे एक एग्जांपल और लूं मैं, थर्ड फोर्थ की बात करते हैं, जैसे BeCl3 ले लूं मैं और NCl3 ले लूं। अब बताओ NCl3 कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है, AB3L1 एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, और BeCl3 तो AB3L0। अब देखो सबसे पहले तो क्या चेक करना होता है, AB2L0 है या AB2L3 है क्या, नहीं है सर, नहीं है, तो ये नहीं है। उसके बाद में आप चेक करो हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन B3 मतलब 3 बॉन्ड है तो sp2, ये क्या हो जाएगा sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। अब मेरे को बताओ हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, तो किसकी हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर जितने ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल थीटा उतना ही ज्यादा, तो sp2 और sp3 बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, sp2 का। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, BeCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 4 फिफ्थ लिखता हूं मैं, जैसे CH4 लिखा मैंने, CH4 और मैंने लिख दिया CH3 प्लस लिख दिया। अब इसमें बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, देखो CH4 का टाइप क्या हो जाएगा, AB4L0, ये क्या हो गया AB4L0, ठीक है, CH4, ठीक है। CH3 प्लस ये हो जाएगा AB3L0। अब देखो ये है AB4L0, हाइब्रिडाइजेशन देख लो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका क्या हो जाएगा sp2। अब यहां पे एक कंडीशन थी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन अलग है, तो आप क्या बोलोगे, sp2 की ज्यादा बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं अपन, तो आप क्वेश्चन इस प्रकार कर लोगे क्या, कर लोगे।
आगे भी बढ़ सकते हो आप, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर चेक कर सकते हो, नहीं है तो नहीं करो, है ना, ये सारी चीजें। तो एक बार नोट करो इन 4-5 एग्जाम्पल को। हो गया, ठीक है, लिखते रहो, उसको मिटा देता हूं, है ना, इसको मिटा देते हैं। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, सारे टाइप कवर हो जाएंगे ना, फिर आप ट्यूशन प्रैक्टिस पे कर लेना। जैसे मैं बात करूं XCF2 और XCO3 की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल XCF2 एंड XCO3, ठीक है। XCF2 कौन सा टाइप है, Ab2L3, Ab2L3 तीन लोन पेयर है इसमें, जिनोन पे, ठीक है। और XCO3 Ab3 तीन बॉन्ड पेयर हो गए सिग्मा वाले, और एक लोन पेयर आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा Ab3L1। अब मैंने एक चीज बताई, Ab2L3 मिल रहा है, Ab2L3 ये तुम्हारा थीटा 180 डिग्री हो गया, तो ये तो भाई मैक्सिमम हो गया, खत्म बात, ठीक है। हाँ, पहले कॉन्सेप्ट से हो जाता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं एक बात करूं, ट्यूशन लेता हूं, जैसे SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, इनकी बात कर लेते हैं ना। SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, और एक ले लो जैसे ClO4 माइनस, ठीक है। अब देखो SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, ClO4 माइनस, इनमें क्या है, कौन से टाइप के हैं ये मॉलिक्यूल, देखो चार तो बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर है नहीं, तो इनका टाइप हो जाएगा Ab4L0, सारे ही Ab4L0 टाइप के, SO4 भी, PO4 भी और ClO4 माइनस भी, ये सारे Ab4L0, यानी इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देखो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया। अब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर चेक कर लो, सेंट्रल एटम पे इन पे कोई लोन पेयर नहीं है, L0 है, कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो साइड एटम देखो, क्या ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन सेम है, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, यानी सबके अलग अलग सेम हो जाने चाहिए, चाहे इसमें क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, पर एक एटम के सारे सेम होने चाहिए, एक के, है ना। तो साइड एटम सेम है, तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, SO4, यहां पे लिख देता हूं मैं, SO4 2 माइनस इक्वल टू PO4 3 माइनस इक्वल टू ClO4 माइनस। क्लियर बात, ठीक है सर, बॉन्ड एंगल सेम हो गया। जैसे एक एग्जांपल और बात करते हैं अपन, मैंने लिया NH3 और जैसे NCl3, ये ऐसे कर लेते हैं ना अपन, पहले सिंपल सिंपल ले लेते हैं टॉप टू बॉटम, NH3 PH3 ASH3, ठीक है, और SbH3, इनमें बॉन्ड एंगल बताना है। सबसे पहली चीज, क्या ये Ab2L0 वाला है, कोई सा नहीं है, Ab2L3 वाला भी नहीं है, एक एक लोन पेयर है इसमें, इस पे। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, NH3 PH3 ASH3 सबका सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर देखो, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी सेम है सब में, इन पे इस पे लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, सबका लोन पेयर सेम है, ठीक है। Ab3L1 लिख ले, चाहे Ab3L1, Ab3L1 है सबका, सबका लोन पेयर भी सेम है, एक लोन पेयर है, सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, तब मैंने क्या बोला, आप किस पे जाओ, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, बीच वाले सेंट्रल एटम की साइज बड़ी तो बॉन्ड एंगल छोटा, अगर साइड वाले एटम्स की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पे किस पे जाएंगे, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की जो साइज है वो बढ़ेगी, सेंट्रल एटम की साइज है वो बढ़ेगी, तो थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। तो इनकी साइज देखो, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो थीटा कम होगा, यानी बॉन्ड एंगल ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर बात, तो ये चीज समझ में आ गई आपको, ओके। इसके साथ में एक चीज और बता देता हूं आपको, सेंट्रल एटम की तो देख लिया ना, अगर साइड एटम की बात करूं तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे
मैं बात करूं NF3, NCl3, ठीक है, या NBr3, इनकी बात करता हूं। ये तुम्हारा लोन पेयर है, कौन सा टाइप हो गया, AB3L1, AB3L1 टाइप है। यानी देखो सबका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, सभी में एक एक लोन पेयर भी है। अब सभी में भाई साहब सेंट्रल एटम भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी सेम है। तो डिफरेंट क्या है, साइड एटम डिफरेंट है। लास्ट वाला कंडीशन हो गया ये, तो फाइनल कंडीशन साइड एटम डिफरेंट। तो मैंने ये बोला था कि साइड एटम की जो साइज है वो अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो साइड एटम जैसे फ्लोरीन है, साइज की बात करूं तो फ्लोरीन, उससे ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसे होती है। तो साइज बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा, तो साइज बढ़ी तो एंगल भी बढ़ जाएगा। तो ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को करोगे, सारे टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो गए तुम्हारे, ठीक है, सारे एग्जांपल्स करवा दिए सारे टाइप के। अब मल्टीपल प्रैक्टिस करो, ऐसे ही 10 एग्जांपल कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे बोर्ड पे 10 एग्जांपल करवा दूंगा, कोई मतलब नहीं है, आप खुद करोगे। सारे सबके टाइप अलग अलग है, इसका टाइप अलग है, इसका टाइप अलग है, इसका टाइप अलग है ना। सारे टाइप के क्वेश्चंस तो करवा दिए, अब इनकी मल्टीपल प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसको नोट करें आप। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ होती क्या है, दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है उससे अपन देखेंगे इसको, है ना। तो जनरली अपन बोलेंगे कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, न्यूक्लियस उसके बीच में जो डिस्टेंस बनेगी उसका हाफ करेंगे अपन। कैसे निकालते हैं वो पीरियोडिक टेबल में मैं बता चुका आपको, ठीक है, रेडियस के बारे में बताया था ना। हाँ, वैसे ही ये बॉन्ड लेंथ भी थोड़ा वो रिलेटेड चीजें हैं, वहां पे भी आपको बोला था कुछ चीजें। तो दो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगी, है ना, वो आपकी बॉन्ड लेंथ होगी। यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को सिंपली अपन बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, क्योंकि स्टेटमेंट आ गया तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आया, इसलिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अगर बॉन्ड लेंथ को बोला जाए तो अपन बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो सेम बात है, यानी दो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनकी न्यूक्लियस के बीच में जो दूरी होगी आपकी, वही आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाती है, और इसे ही अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी में कोवेलेंट रेडियस के बारे में और वंडरवाल रेडियस के बारे में एक स्टेटमेंट लिख रखी है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी समझाई हुई है, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस के बारे में इसने क्या बोला कि द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम कोर, ठीक है, रेडियस ऑफ एन एटम कोर विच इज इन कनेक्ट विद द कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम इन बाउंडेड सिचुएशन। इसका मतलब क्या है, देखो एक एटम का कोर ये है, ठीक है, दूसरे के उससे एडजेसेंट एटम का कोर उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, एक एटम ये, एक एटम ये, तो इनके न्यूक्लियस के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये डी डिस्टेंस, ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगी फिर, ठीक है। और इसका हाफ क्या होगा, रेडियस कहलाता है, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा हूं मैं। अगर वंडरवाल रेडियस की बात करें तो जो वंडरवाल रेडियस है ना, वो नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में निकाली जाएगी। यानी एनसीईआरटी ने लिख रखा है वंडरवाल रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ एटम, ओवरऑल साइज ऑफ एटम व्हिच इंक्लूड्स वैलेंस शेल इन नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, ठीक है। नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में आप देखोगे जैसे प्लस ये न्यूक्लियस है और ये नॉन बॉन्डेड सिचुएशन है, इसमें इसकी जो ये रेडियस होगी, यही आपकी ये जो डिस्टेंस होगी वैलेंस शेल और इस न्यूक्लियस के बीच की, ये इसकी रेडियस होगी। यहां पे ये डिस्टेंस है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस होगी d/2। तो ये कौन सी थी, ये मैंने कोवेलेंट की बात की, कोवेलेंट रेडियस। और यहां पे जो बात की है ये वंडरवाल रेडियस की बात की है, वंडरवाल। अब एनसीईआरटी के ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए। यानी जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो सिंपल जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मान सकते हैं बॉन्ड लेंथ को। अब देखो बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं अपन,
अगर देखो कोई भी एटम है, अगर उसकी साइज बढ़ती है तो क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी? एक एटम छोटा है इतना, बॉन्ड लेंथ ये है, अगर इसी एटम की साइज हो गई इतनी बड़ी, साइज बड़ी हो गई, मान ले ऐसे हो गई, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी, यानी साइज बढ़ने पर। अरे ऐसे भी तो देख सकते हैं अपन कि पहले तो एटम मान लो ये साइज है, अगर एटम की साइज बढ़ेगी, एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी तो इंक्रीज होगी, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि साइज बढ़ेगी, साइज अगर इंक्रीज होगी तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ी तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, तो बॉन्ड लेंथ भी आपकी बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो ये चीज समझ में आई। अब देखो एक चीज देखो, अब इसी से मैं रिलेट करता हूं, जैसे मैंने 1s ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है, अब आपको बॉन्ड लेंथ बताना है, 1s की बड़ी है या 2s में बड़ी है, बॉन्ड लेंथ बताओ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। देखो n 1 और 1 क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल नंबर, यानी जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे, एक में तो देखो 1s है, मान लो एक सेल है, फिर 2s में एक सेल और बढ़ गई मान लो, तो साइज बढ़ेगी ना, 1s, ये 1 है ये 2 है, दो हो गई, 1 और 2 सेल। अगर 3 करना है 3s में जाना, देखो एक सेल और बढ़ गई, साइज बढ़ेगी, तो साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ेगी, तो साइज 2s की ज्यादा, तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की मैं बात करूं, ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, पाई बॉन्ड छोटा होता है, सिग्मा बॉन्ड बड़ा होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, पाई की कम होती है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ लिख सकता हूं मैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होगी पाई बॉन्ड से, ठीक है, इतनी बात क्लियर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया एक, और फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जैसे जैसे पाई बॉन्ड आएंगे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यहां पे क्या है, एक सिग्मा है, यहां पे एक सिग्मा एक पाई है, और यहां पे एक सिग्मा है और दो पाई है। देखो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम, ठीक है, तो पाई बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करता है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ये भी लिख सकते हो, ऐसे नोट डाल के लिख लो, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस बॉन्ड लेंथ, पाई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ओके, कुछ एग्जांपल्स और करने हैं, ठीक है, करवा देते हैं इसके। आपको बॉन्ड लेंथ बतानी है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ही बात करेंगे अपन। जैसे एन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें बतानी है। जैसे मैं बात करूं एक और, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें बताओ, ठीक है। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये लिख दिया। ऐसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं अपन, है ना। तो बताओ इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ेगा, पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, यानी सिग्मा की ज्यादा होती है, पाई की कम होती है, तो ये देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो सिंगल बॉन्ड की ज्यादा है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से, ये ऐसे भी याद रख सकते हो, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ओके सर, ये बात होगी। अब
कुछ डेटा भी है वो भी देखेंगे। जैसे एक साइज की वैल्यू बता देता हूं, पहले इसको नोट करो, फिर और एग्जांपल्स बताता हूं मैं। ठीक है, हो गया, तो मिटा दो इसको। और ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है सारी। अगर क्वेश्चन आएगा ना तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट उसी लैंग्वेज में आएगा। अपन जो बोल रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन कभी भी नहीं बनाता एग्जामिनर। एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा ओनली ऑन एनसीईआरटी लैंग्वेज में। जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना, हूबहू उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन बनता है। स्टेटमेंट टाइप हो, असर्शन रीजन हो, वो। ठीक है, इसलिए मैं एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी की जो लाइंस है ना, सेम टू सेम स्टेटमेंट वही लाता हूं। खुद की एक लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया जाता है वो ठीक है, पर आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना, वो लैंग्वेज आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी एनसीईआरटी की लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, आपको बताना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बीएल का मतलब बॉन्ड लेंथ। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक ले लूं मैं, जैसे यहां पे ले लिया मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया। अब बताओ उसमें बॉन्ड लेंथ बताओ। कुछ थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हो क्या बॉन्ड लेंथ के बारे में? मैंने ऐसे बोला था, ये बोला था कि साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब एक एटम ऑक्सीजन तो सेम है, दूसरा एटम देखो कार्बन और नाइट्रोजन है। अगर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो साइज किसकी ज्यादा है? कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की साइज बड़ी है। साइज कार्बन की बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ भी कार्बन की बड़ी होनी चाहिए, यानी सीओ बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी एनओ बॉन्ड लेंथ। ऐसा आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में चीज दे रखी है ये, है ना। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट इसकी डेटा वैल्यू भी दे रखा है। इसकी होती है 136 पिकोमीटर, इसकी, और इसकी 143 होती है, 143 पिकोमीटर में है ये वैल्यू, है ना, पिकोमीटर ऐसा दे रखा है। अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे? वो उसने तो डेटा दे दिया, अपन ने साइज से पढ़ा है, तो चीजें एक बार साइज से देखो पहले, है ना, थोड़ा अंदाजा लगाओ बॉन्ड लेंथ का, फिर क्वेश्चन होगा सोल्व। कुछ डेटाबेस वैल्यूज भी हैं एनसीईआरटी में दे रखा है, उनको भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, उनको एक बार देख लेना है बस थोड़ा सा। पर ज्यादातर मैटर कौन सा चलेगा? ये बॉन्ड लेंथ और साइज वाला मैटर याद रखना। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइज, बस इन दोनों से बॉन्ड लेंथ कर लेना। ठीक है, और कोई डेटाबेस वैल्यू है वो भी बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया। अब देखो एक चीज और बताता हूं, जैसे मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे O3 की स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या होगी? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, या अगर रेजोनेंस करवाएं तो क्या हो सकता है इसमें भाई? ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे प्लस, और ये डबल बॉन्ड ये। तो यहां पे क्या हो रहा है? ये जो डबल बॉन्ड है भाई साहब, ये पूरे यहां से लेके और यहां तक घूम रहा है, यानी जो ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड पूरा यहां से लेके और यहां तक घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर है। अब इसकी बॉन्ड लेंथ अगर आप ऐसे सिंपल नहीं निकाल सकते, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनकी ऐसे निकालोगे, एवरेज बॉन्ड लेंथ निकलती है। ठीक है, तो एवरेज बॉन्ड लेंथ क्या बोल सकते हैं इसकी? कितने बॉन्ड है? 3, तो 3/2 निकालना सिखाया होगा मैंने, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था। देखो जहां पे मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर कैसे बनती है ना, हाँ, ऑक्साइड वगैरह उनकी, उसी टाइम बताया था कि एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, एवरेज चार्ज कैसे निकालते हैं, है ना। हाँ, तो इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3/2, तो इसका 1.5, यानी एक तो ये बॉन्ड आधा इसका, एक ये आधा इसका, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका? 1.5। ओके सर, इतनी बात क्लियर। तो ऐसे, जैसे मैं एक चीज और लिखूं तुम्हारे लिए, अब एक चीज यहां पे एक पॉइंट और लिख लो आप। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, ये बात। ठीक है, ओके सर।
अब देखो एक चीज और, चलो इस पे सिंपल ये हो गया तो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ एक। जब क्वेश्चन लिखो, जैसे अपने को बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखना है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको देखना है, जैसे O2 में, ऑक्सीजन में, और जैसे H2O2 और O3 में। अब इस तीनों में देखो, तो ऐसी कंडीशन आ जाए तब आपको डायरेक्ट बॉन्ड लेंथ पता नहीं है, तब बॉन्ड ऑर्डर निकालो और बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा कर दो, बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। O2 में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कितने बॉन्ड है इसमें, 2 बॉन्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड है, 2। H2O2 कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये, ठीक है। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बॉन्ड लेंथ मैं मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये तो डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, ठीक है। O3 में, O3 में मैंने बताया कि जो बॉन्ड ऑर्डर है O3 का वो कितना आ रहा है, 1.5, बना के बता दिया तुम्हारे को जी, ठीक है। अब देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी बताओ, H2O2 की सबसे ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, फिर हो जाएगी O3 की, और सबसे कम हो जाएगी O2 की। क्लियर बात, तो ये चीज समझ में आएगी क्या, तो नोट करो इसको तुरंत, हो गया क्या। और ये कैसे लिखा भाई, ऐसे ही तो लिखा मैंने, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखा बताया था। एक टोटल बॉन्ड कितने हैं, टोटल बॉन्ड 3 है, 1 2 3 बॉन्ड है टोटल। अब देख कौन कौन से रेजोनेंस में जा रहे हैं, यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम जा रहे हैं एक साथ में, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड्स बटा रेजोनेंस में जो एटम जा रहे हैं वो, ठीक है। तो 3 बॉन्ड्स है और 2 जा रहे हैं ऑक्सीजन, रेजोनेंस कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार में 2 कर रहे हैं ना, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो एक सेंट्रल एटम मान ले तू, फिर छोड़ दे इसको, भाई इसको करेगा ये इसके साथ, ये इसके साथ कर रहा है, फिर समझ गया। तो 3/2 हो गया। एक और एग्जांपल से समझाता हूं, रुक जा, इसको समझ जाएगा तू, चल ठीक है, एक और करवाता हूं एग्जांपल, नोट कर लिया इसको। ये ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, है ना। जैसे अपन बात करें, इसको बता रहा था ना एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे, जैसे CO3 2- की बात करो, CO3 2-, 2 नेगेटिव यानी कार्बन, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड नेगेटिव वाले, और एक डबल बॉन्डेड, ये होगी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना बता चुका। अब देख मैंने क्या बोला कि कितने बॉन्ड है, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे आप इसका, कि कितने बॉन्ड है वो देखो पहले, तो कितने हैं, 4 बॉन्ड है, 4 है। रेजोनेंस में कितने एटम्स के साथ जा रहा है, 1 2 3 एटम के साथ रेजोनेंस में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम को मतलब, अरे इस सेंट्रल एटम को थोड़े लेंगे, सेंट्रल एटम को नहीं लेंगे, ठीक है, ये बात होगी। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा, 1.33। अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, नीट में आया हुआ है, 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ऐसे लिख लो, AIPMT 2007। क्वेश्चन क्या था, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ, ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ, है ना, ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ इन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एक ले लिया CO2 और तीसरा ये ले, है ना, CO3 2-, CO3 2-। देखो CO C ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है, एक इसमें कोऑर्डिनेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो कितना आ गया, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया ना, 3 बॉन्ड हो गए। जैसे मैं बात करूं CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अब मैंने किसकी बात की है, CO की बात की है। CO बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 2, और एक साथ में कार्बन और ऑक्सीजन के 2 ही तो बॉन्ड है एक बार में, तो ठीक है। हाँ, जो बॉन्ड पूछे, CO बॉन्ड पूछ रहा है तो CO ही देखोगे। हाँ, CO3 2- में, CO3 2- में तो कितना आ गया, 1.33।
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर का लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर लिख लो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, CO का 3, CO2 का 2 और इसका 1.33। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिसकी बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो बॉन्ड CO3 2 माइनस की ज्यादा, फिर CO2 की, और सबसे कम हो जाएगी CO की। क्लियर बात, ये चीज समझ में आई क्या? ओके सर, हो गया क्लियर नोट। चलो एक एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन, ये भी बताना, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ClO2 माइनस, एक ले लो, एक ClO3 माइनस ले लिया मैंने, और एक ले लो जैसे ClO4 माइनस। ठीक है, अब इसमें बताना है, बताओ। जैसा ClO2 माइनस है, स्ट्रक्चर बना लो, काम आ जाएगी। एक माइनस है, यानी एक तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और एक जुड़ जाएगा माइनस से। ClO3 माइनस है, एक ही माइनस है, तो एक माइनस, यानी एक ऑक्सीजन माइनस से और बाकी के दो डबल बॉन्ड से। ClO4 माइनस, स्ट्रक्चर बनाना बता चुका हूं, एक ऑक्सीजन माइनस से, बाकी के तीनों डबल बॉन्ड से। क्लियर बात। अब पाई बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक ये, दो पाई बॉन्ड है, इसमें कितने होंगे, 3 पाई बॉन्ड है। अब यहां पे पूछा है कि पाई बॉन्ड ऑर्डर बताना है, ठीक है, तो 3 पाई, तो किस में ज्यादा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये बता दो, ये लो पाई बॉन्ड बताना है तुम्हारे को, ध्यान रखना। क्वेश्चन में सिग्मा और किसी के बारे में नहीं पूछा, CO नहीं पूछा, ClO नहीं पूछा, है ना। क्लियर बात, एक पाई, इसमें 2 पाई हो गए, इसमें तीनों पाई हो गए, ठीक है, तो ये बात हो गई। अब कुछ डेटाबेस वैल्यू भी दे रखी है एनसीईआरटी में, देखो जैसे मैं बात करूं, देखो कुछ वहां पे दे रखी एक दो वैल्यू, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मैंने बता दी, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है ना, बॉन्ड लेंथ, यहां पे लिख देता हूं, बॉन्ड लेंथ वैल्यूज, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बता दिया। देखो सिंपल एक दे रखी है वहां पे OH की, OH की होती है 96 पिकोमीटर, ठीक है, CH इसकी होती है 107 पिकोमीटर, है ना। देखो OH और CH में साइज किसकी बड़ी है, ऑक्सीजन की या कार्बन की, कार्बन की साइज बड़ी, साइज साइज किसकी देखोगे, कार्बन की बड़ी है ऑक्सीजन से, तो साइज बड़ी तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी, ठीक है, ये सिंपल तरीका आ गया। दूसरा मैंने आपको एक एग्जांपल करवा रखा है, एन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन का, ठीक है, और कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन की होती है 136 पिकोमीटर और कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन की होती है 143 पिकोमीटर। देखो नाइट्रोजन और कार्बन में कार्बन की साइज बड़ी है, साइज बड़ी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ठीक है। अब CO बॉन्ड की 143 है ना, ऐसे ही अगर कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ देखे ना, तो ये भी 143 आता है, 143 पिकोमीटर। तो ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि CO बॉन्ड लेंथ और एंड जो है CN बॉन्ड लेंथ, ये दोनों ही 143 पिकोमीटर होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब कुछ और चीजें भी दे रखी है, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना, इसमें बताना, देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, चलो कार्बन से बात करते हैं, ऑक्सीजन की तो बता दिया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की दे रखी है, वहां पे तुम्हारे को 144 पिकोमीटर। कार्बन के साथ में अगर डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है तो इसकी दे रखी है 121, 121, ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये हो गई 121 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की, ठीक है। एक दे रखा है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होती है 122, 122 पिकोमीटर,
और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की दे रखा है 133 पिकोमीटर। अब देख, कार्बन 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 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। अब इसमें कुछ ऐसे अपन ज्यादा वो नहीं लगा सकते कि लॉजिक साइज बड़ी है तो क्या हो रहा है, यहां पे भी नहीं लगा सकते CO और CN में, क्योंकि दोनों की सेम है 143। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की एक टेबल है, उसकी वैल्यूज है। ठीक है, आप बोलो तो मैं पूरी टेबल लिख दूं। ठीक है, तो उससे आप नोट कर लेना एक बार, तो इसको तो नोट करें। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब सारी चीजें सिंपल तरीके से बता चुका हूं कि किसी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड कितने हैं, वो है आपका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो कितने बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वही बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। एक एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है अभी कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होती है ना, उनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयंस, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। अब कैसे, इसका मेन कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उस पे बेस्ड, और वो चीज मैं एमओटी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पर एक आपको छोटी सी चीज बता देता हूं, जैसे अपन सिंपल आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखो किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अगर आप एक कम करो या एक ज्यादा करो इलेक्ट्रॉन, तो 0.5 कम करते जाओ। ठीक है, अगर 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे चलते रहो। 9 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड हो जाएगा 0.5, ऐसे चलता रहेगा। अगर देखो बॉन्ड 0.5 में भी होता है, ये एमओटी से समझाऊंगा, बॉन्ड फ्रैक्शनल में भी हो सकता है ना। हाँ, अगर 14 से 15 गए तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। 16 इलेक्ट्रॉन पे जाओगे 2, 17 पे जाओगे 1.5। ठीक है, 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1, फिर 19 के लिए 0.5, 20 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0। ठीक है, वैसे 8 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो सिंपल ये चीज तो आपको अभी थोड़ा बहुत तो इससे समझ लो, वरना बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहे, वो सारी चीजें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, उसमें मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी चीज ये हो गई। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी, यानी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो इससे अपन ये बात कर सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या हो सकता है। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, पाई का, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, और बॉन्ड लेंथ भी बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आ जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं अपन। सिंपली अगर मैं बोलूं तो एक चीज देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। यानी मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बजाय पाई बॉन्ड से। एक तो ये बात होगी। ठीक है, ये चीज तो लगा लोगे आप। सेकंड जो है, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना है, नीट में क्वेश्चन आएगा तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। 2 स्टेप है, दोनों स्टेप। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, आप देखोगे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है उसकी। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, या आप शेल नंबर बोल सकते हैं, शेल नंबर। ओके, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सेल नंबर सेम है, ठीक है, सेल नंबर सेम हो जाए, तब आप क्या चेक करोगे, तब आप देखोगे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर। अब डायरेक्शनल नेचर है,
उसको आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से समझ सकते हो, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब सर ये इतने बड़े बड़े वर्ड आ गए, इसमें कुछ मतलब नहीं है, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ भाई साहब एस की ज्यादा कम होगी ना, एस की सबसे कम होगी क्योंकि डायरेक्शनल नेचर कम है, एस से फिर पी फिर डी और ये एफ। बस ये ऑर्डर ध्यान रखना, ठीक है। पहले एन चेक करना, उसके बाद में एस पी डी एफ चेक कर लेना, बस खत्म। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं इसका, मैंने लिखा जैसे 1s बॉन्ड है, 2s बॉन्ड है, एक 3s बॉन्ड। आपको क्या बताना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। bs का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करनी है, बताओ उसकी। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 1 2 2 3 3, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो n की वैल्यू ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, ठीक है। n की वैल्यू ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो देखो यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा, समझ में आई चीज, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लूं मैं, जैसे 2p ले लिया मैंने और एक ले लिया 3p। अब बताओ, तो n की वैल्यू ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, यानी ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मैं लिखूं 1s1p या 1s2p, 1p तो होगा नहीं ना, 1s2p ले लूं और 2s2p ले लूं और एक ले लूं, जैसे मैं 4p ले लूं क्या, इसको 3p करते हैं, देख बढ़ाते हैं, इसको अलग तरीके से करते हैं क्वेश्चन, 1s को 4p करते हैं। अब बताओ सेम क्वेश्चन रह गया, वो चेंज हो जाता, अभी क्वेश्चन में करता तो वो उस पे चले जाता डायरेक्शनल नेचर पे, उसका भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। बताओ इसमें देखो 1s 2p, यहां पे 2 और 3 है, ठीक है, यहां पे 1 और 4 है, ऐसे कर लो, इसको 1s कर लो सर, पहले वाले को 1s 3p 1s 4p, 1 तो सेम हो गया। अब देखो बढ़ क्या रहा है, 2p 3p 4p, यानी n तो अभी भी बढ़ रहा है, एक तो सेम है, दूसरा तो बढ़ रहा है ना, साइज, सेल नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, सेल नंबर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, ठीक है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, तो लगा दो इसमें ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आई, ओके। जैसे एक क्वेश्चन में देता हूं, जैसे आप लिखो 2s में, मेरे को बताओ 2s 2p में, ये था वो क्वेश्चन है, 2p और जैसे ले लो 2p ले लो, इसमें बताओ बॉन्ड ऑर्डर नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए सबका 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है सबके लिए, सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप था डायरेक्शनल नेचर, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एस की कम एसपी की ज्यादा, फिर पीपी की उससे ज्यादा, फिर ठीक है ऐसे। तो देखो एस की सबसे कम ऑर्डर देख लो, फिर एसपी और फिर उससे ज्यादा पीपी, अरे ये इसको ऐसे लिख ले तू भाई, एस ठीक है, फिर एसपी, अगर एन सेम हो तभी लगाना है ये, फिर पी और पी, फिर पी डी, ठीक है, और फिर डी, फिर डी और एफ, है ना, ऐसे चलेगा ऑर्डर, और फिर एफ सबसे ज्यादा एफ, ऐसे ये है। इफ एन सेम, भाई ये एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाए तब चलोगे आप इस ऑर्डर में, ठीक है, पीपी पीडी डीडी डीएफ एफएफ, ठीक है। तो इसमें बताओ एसएस एसपी पीपी किसकी ज्यादा, पीपी की ज्यादा एसपी से, और एसएस की सबसे कम। ये होगी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूं, है ना। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की भी ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पाई बॉन्ड से, सिंपल दे देगा तुम्हारे को, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कर लेना फिर, है ना। हाँ तो हो गया, नोट करो इसको तुरंत। अब देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन है, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्शनल ऑफ
डायरेक्शनल नेचर, ठीक है, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के, ठीक है। तो कैसे देखोगे, सबसे पहले आपको देखना होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ के। दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर n सेम है तब सेकंड देखोगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, सेम बात है। S से ज्यादा P का, P से ज्यादा D का, D से ज्यादा F का होता है, ये बात हो गई। अब यहां पे मैं बात करूं तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखो दे रखा है 1s 2s 1s 2p, यानी n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम है तो डायरेक्शनल नेचर पे चले जाओ। 1s है, ठीक है, 1s 2p है, p आ गया यानी ये बढ़ गया। और मैंने एक लाइन एक चीज और बताई थी तुम्हारे को, क्या कि देखो अगर n सेम हो रहा है, n अगर सेम है तो ss से ज्यादा sp, ठीक है, sp से ज्यादा pp और pp से ज्यादा p और d की होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर pd से ज्यादा हो जाएगी d और d की, d और d से ज्यादा d और f की होगी, और f की सबसे ज्यादा होगी। ये है तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। इस ऑर्डर से भी आप चल सकते हो। देखो 2 और 3, ठीक है, ये तो है, पर डायरेक्शनल नेचर ये तो सेम हो गया n की वैल्यू। अब n की वैल्यू सेम है तो फिर डायरेक्शनल नेचर देखो, यहाँ पे SS ओवरलैपिंग है और यहाँ पे SP है, SS से ज्यादा SP होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, SP की ज्यादा, ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 3 3 3 3 3 3 सेम है। अब डायरेक्शनल नेचर देख लो, SS है, SP है और PP है, PP की सबसे ज्यादा, फिर SP की और फिर SS की। क्लियर बात, ओके। यहाँ पे पाई बॉन्ड में देख लो सेम बात है, 2 है, यहाँ पे 2, ये तो 2 तो सब में फिक्स है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट है 2, है ना, 3 4, देखो 2 3 4। अब यहां पे n की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, तो ये ऑर्डर हो गया। क्लियर बात, ओके। नेक्स्ट में देखो अब 3 3 3 3 3 3, सब में n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम है तो फिर डायरेक्शनल नेचर पे आ जाओ। डायरेक्शनल नेचर यहाँ पे PP है ओवरलैपिंग, यहाँ पे PD है और यहाँ पे DD है, DD ओवरलैपिंग ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर PD की और उससे कम PP की, ठीक है भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहे हैं ये, ओके। नेक्स्ट देखो 2p 3d 2p 4d 2p 5d, n की वैल्यू चेंज हो रही है, देखो क्रम से देखना, पहले n की वैल्यू देखोगे आप, उसके बाद में डायरेक्शनल नेचर पे जाओगे, पहले डायरेक्शनल नेचर मत देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑर्डर है, सीक्वेंस है, पहले इसको देखोगे फिर इसके बाद में ये चेक करोगे। क्लियर, बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस में तो n की वैल्यू जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम, ये लो, ठीक है। इधर आ जाओ, देखो 2p कोएक्सियल लिख दिया, कोएक्सियल से क्या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसे ही ज्यादा होती है, ये हो गया। अब देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मैंने एक चीज बोली थी कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम, एक बात ये। दूसरी चीज आप ऐसे देख सकते हो सिग्मा और पाई बॉन्ड से, देखो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा पाई, यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। यहां पे देखो एक सिग्मा एक पाई, क्लियर बात। CF देखो इन दोनों में क्या लगाया तुमने, इन दोनों में लगाया बॉन्ड ऑर्डर वाला, क्लियर बात। यहां पे देखो CF CCl CBr CI, इसमें बताओ क्या होगा, देखो साइज फ्लोरीन क्लोरीन 2p 3p 4p 5p ऐसे चल रहा है, यही तो है। अरे 2p 3p 2p 4p, यही तो ऑर्डर हुआ। तो यानी साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ी, n की वैल्यू बढ़ेगी, F फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन एक एक बढ़ती जा रही है, तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू बढ़ी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, ये ऑर्डर हो गया। समझ में आई बात, ओके। NH3 PS3 ASS3 और इनमें आगे भी कर सकते हो आप, इनमें EH बॉन्ड, E का मतलब है ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, इनको E बोला है, ये P ब्लॉक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। EH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ,
देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये तीनों की साइज डिफरेंट है, पर साइड में जो एटम लगे हुए हैं उनकी साइज तो सेम है, ठीक है, हाइड्रोजन ही है। अब देखो साइज बढ़ेगी, एन का मतलब ही साइज है, साइज बढ़ी, सेल बढ़ी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे H2O, H2S और H2SE, इसमें भी देख लो EH बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ। देखो यहां पे हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, सेलेनियम की साइज ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, और ये एन का मतलब ये साइज है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं, एन है ना, हाँ, तो साइज बढ़ी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, क्लियर बात। तो ये चीज होगी, तो आप कर लोगे। सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से, ये भी ध्यान रखना है ना, हाँ। तो देखो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हो गई, क्लियर। तो आप एक बार नोट कर लो इसको। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, नीट में लगभग 5-6 बार क्वेश्चन पूछा गया है इस स्लाइड से, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैंने आपको एक चीज बताई कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, यही तो पढ़ाया अभी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, एन का अगर मतलब निकाले तो एन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, मतलब साइज ही होता है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 और P2, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फास्फोरस फास्फोरस में देखी जाए तो साइज फास्फोरस की ज्यादा है, साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी, तो फास्फोरस की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, एक तो ये चीज देखो, है ना। पर फास्फोरस की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम नहीं होगी नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज कम है, साइज छोटी है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, सेकेंड पीरियड के जो एटम्स है, सिंगली बॉन्डेड सेकेंड पीरियड के जो एटम्स है, उनकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेशन से लो हो जाती है। क्यों क्यों देखो इनकी एक तो साइज छोटी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये फ्लोरीन फ्लोरीन, इनकी साइज छोटी है, पहला कारण साइज छोटी है, और दूसरा इन पे जो लोन पेयर आ गया, साइज छोटी होने के साथ में लोन पेयर आ गया, तो साइज छोटी है, लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन मारेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भाई साहब इसकी कम हो जाएगी, और भी समझ में आई बात, ठीक है। तो लोन पे अरे देखिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की साइज छोटी, लोन पेयर आया, लोन पेयर रिपल्शन, फास्फोरस की साइज बड़ी है, फास्फोरस की साइज बड़ी है, तो लोन पेयर रिपल्शन फास्फोरस में कम लगेगा, नाइट्रोजन में ज्यादा लगेगा, ठीक है। इस कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा हो जाती है, ठीक है, सेकंड पीरियड वालों की कम हो जाती है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। थर्ड की ज्यादा होती है वो मायने नहीं रखेगा, मायने ये रखता है कि सेकंड वाले की कम हो गई, ठीक है। एक बात, अब सर फ्लोरीन की भी कम होगी, पर फ्लोरीन की तो बहुत ही कम हो जाती है, फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी, जो फ्लोरीन है ना वो सबसे ही कम आ जाएगा, यानी फ्लोरीन वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर नीट में बहुत बार पूछा हुआ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा Cl2 का सबसे ज्यादा, फिर Br2, और फिर आ जाएगा F2, फिर I2, ठीक है। ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, Cl2, Br2, F2, I2, ठीक है। तो ये जो फ्लोरीन है ना, इसकी भाई साहब यहां पे आ जाती है, इसकी सेकंड वाले, इनकी तो सेकंड वाले, इसमें अगर अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें, मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखी, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा N2 और P2 में, तो P2 का ज्यादा, ठीक है, और O2 और S2 में लिखूं तो S2 का ज्यादा, ठीक है। पर F2 और Cl2 में लिखोगे ना, Cl2 का ज्यादा है, पर भाई साहब Br2 का भी ज्यादा है F2 से, तो फ्लोरीन की तो इस थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन नीट में, जेई में, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और एक चीज और यहां पे ध्यान दे लेना, जो बॉन्ड लेंथ है ना उसके ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ मत कर देना, फ्लोरीन की कम होगी बॉन्ड लेंथ, फिर उससे ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कहीं वो लगाया
अलग चीजें कर किया करो तुम, ना ना ना, बॉन्ड लेंथ सेम, बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ में चेंज है ना। कहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ में चेंज कर रहे हो तो बॉन्ड लेंथ भी चेंज कर देना है ना। ये चीज हो गई, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, ये चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता ही आता है इस स्लाइड से, ठीक है। एक चीज ये हाइड्रोजन फ्लोराइड की देख लो, HF की, HF है ना स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, देखो कैसे, H और फ्लोरीन, देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है और फ्लोरीन की साइज भी छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। चार्ज में डेल्टा EN यानी EN में अंतर ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा जनरेट होगा, चार्ज ज्यादा जनरेट हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो उसमें अट्रैक्शन होगा और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। असर्शन रीजन भी पूछ सकता है, इसके दो रीजन है, पहला स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन और दूसरा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर बात। तो ये चीजें हो गई आपकी। अब मैं डाइपोल मूवमेंट स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद में अपन MOT वगैरह इन पे चलेंगे, है ना। तो इसको नोट कर लो तुरंत।